आखिर साक्षी किसके नाम का सिंदूर लगाती थी। साक्षी बेटा, कहाँ रह गई तुम? हम पिकनिक के लिए देर हो जाएगी। चलो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। उसकी माँ उसे आवाज लगाते हुए बोली तो साक्षी जल्दी से अपनी आंखों में काजल लगाकर दुपट्टा लेकर बाहर की ओर भागा। पापा के साथ आज और वह मम्मी पापा के साथ पिकनिक पर जाने वाली थी। उसके पापा की कंपनी की तरफ से एक सप्ताह भर के लिए उन्हें पिकनिक पर जाना था। थोड़ी देर बाद घर के बाहर बस आने वाली थी और साक्षी की मम्मी पापा जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे थे। साक्षी तैयार होकर आई तो उसकी माँ उसे देखते ही रह गई। 16 वर्ष साक्षी गुलाबी रंग के सूट और पीले रंग के सलवार में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके पीले रंग का सिरफान का दुपट्टा भी उसके चेहरे की आभा और बढ़ा रही थी। बिना मेकअप के भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी माँ ने अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा कि मेरी राजकुमारी को किसी की नजर ना लग जाए। यह सुनकर साक्षी शर्मा गई। उसके पापा कहने लगे, अब चलो जल्दी चलते हैं वरना बस निकल जाएगी। थोड़ी देर बस भी आ गई। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए अंताक्षरी खेलते हुए सफर में आगे बढ़ने लगे। पिकनिक स्टॉप पर पहुंचकर साक्षी खुशी से झूम उठी। उसे प्राकृतिक नज़ारे बहुत पसंद आते थे और वहां दूर दूर तक ऊंची नीची पहाड़ियों और माँ को मोह लेने वाली हरियाली छाई हुई थी। झील के किनारे बने कॉटेज में सभी के रहने का इंतजाम किया गया था। सभी को बहुत मजा आ रहा था। नाश्ते के बाद साक्षी अकेले ही घूमने के लिए निकल गई और झील के किनारे बैठकर खामोशी से झील के पानी में कंकर फेंकने लगी। ठंडी हवाएं उसके कोमल बदन को सलाह रही थी। तभी उसने अचानक से गौर किया जैसे कोई उसे घूर रहा था। उसने दाहिनी तरफ से सिर घुमाकर देखा तो एक लड़का उसे निहार रहा था। साक्षी उठकर खड़ी हो गई। तपाक से बोल पड़ी, ऐसे क्यों देख रही हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिसकी वजह से वह उसके दिल से जा लगी। साक्षी को बहुत तेज गुस्सा आया और उस लड़के को एक जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम जैसे आवारे लड़के जब खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं तो उन्हें छेड़ने लगते हैं। मैं अभी पापा से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। वह गुस्से में वहां से जाने को हुई। तभी उस लड़के ने उसकी कलाई पकड़ के उसे रोकते हुए कहा, वो मैडम, अपनी खूबसूरती का तो तुम्हें इतना घमंड क्यों है? वहाँ पीछे देखो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों किया। साक्षी ने पलट कर देखा तो वहाँ एक जहरीला सांप रहता हुआ जा रहा था, जिसे देखते ही वह डर गई और जोर से चीखने मारते हुए दोबारा से उस लड़के के सीने में लगकर थर-थर कांपने लगी। उसे सांप से बहुत डर लगता था। उसने डरते हुए देखकर वह लड़का खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगा कि अभी तो तुम मुझे थप्पड़ मार रही थी और अब खुद ही। यह सुनकर वह संकोचा गई और उससे माफी मांगते हुए कहा कि सॉरी, वह मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि तुम वह लड़का। उसकी बात करते हुए बोला कि तुम्हें लगा कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, लफंगा हूँ, यही ना? साक्षी ने सर झुका लिया तो उसने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, मेरा नाम संदीप है। मैं यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक पर आया हूँ। साक्षी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरा नाम साक्षी है। मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक पर आई हूँ। उसके बाद दोनों ने थोड़ी बहुत बातचीत हुई और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। खाना खाते हुए भी दोनों गुलाब जामुन लेते हुए एक दूसरे से टकराए और फिर एक मीठी सी मुस्कान के साथ दोनों अलग हुए। ऐसे ही दोनों बार बार एक दूसरे से टकराते रहे। आंखों ही आंखों में बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे से शर्मा भी रहे थे। उसके बाद उन दोनों को बातचीत करने का कोई मौका नहीं मिला और देखते ही देखते एक सप्ताह का समय बीत गया। सभी अपनी अपनी बस में जाकर बैठ गए थे। साक्षी ने देखा कि संदीप उसे उदासी भरी नजरों से देख रहा था। अचानक से साक्षी को लगा कि अब इसके बाद वह कभी भी संदीप से मिल भी पाएगी या नहीं। ख्याल आते ही उसके बदन में झुनझुनी सी दौड़ गई। उसने कुछ सोचा और अपने पर्स से एक पेन पेपर निकालकर अपना नंबर लिखकर
उसने संदीप को दिखाते हुए पर्ची नीचे फेंक दी। उठाया उधर से संदीप की गहरी आवाज सुनाई दी। हेलो साक्षी, मैं संदीप। साक्षी ने अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए कहा कि तुमने फोन करने में इतनी देर क्यों कर दी? तो संदीप ने संकोचाते हुए कहा, वह मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, आज ही पापा ने रिचार्ज करवाया तो मैं तुम्हें फोन कर पा रहा हूँ। यह बात साक्षी को कहीं भीतर तक छू गई। संदीप इस बात को इतनी साफ तरीके से उसके सामने कह पाया, वरना लड़के तो इसे अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और कोई और बहाना बना देते हैं। उसके बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे के बेहतर करीब आ गए थे और प्यार की राह पर आगे बढ़ चले थे। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब दोनों अपने अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे थे। दोनों को मिले हुए काफी वक्त बीत चुका था। वैलेंटाइन डे पर भी आने वाला था तो संदीप ने साक्षी से मिलने का इच्छा जाहिर की। साक्षी भी संदीप से मिलने के लिए बहुत व्याकुल थे। दोनों ने पहाड़ी वाले मंदिर जाने का निश्चित किया। दोनों इतने दिनों के बाद मिलकर बहुत खुश हुए। साक्षी को संदीप से बहुत शर्म आ रही थी। संदीप ने आहिस्ता से इसकी नाजुक हथेली बढ़ाते हुए कहा कि जल्द ही मेरी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद मैं मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाकर यहाँ से ले जाऊंगा। साक्षी की पलकें शर्म के मारे ऊपर ही नहीं उठ पा रही थी। उसने धीरे से कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन तुम पक्का आओगे ना? तो संदीप ने मजबूत शब्दों में कहा, मैं पक्का आऊंगा और आज ईश्वर के साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। बस बड़ों के सहमति मिलने के बाद तुम्हारी मांग सजाने के आऊंगा और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधकर तुम्हें सुहागन बना ले जाऊंगा। यह सब सुनकर साक्षी बहुत भावुक हो गई और उसकी आंखों में नमी उतर गई। देखते ही देखते 2 साल और बीत गए। संदीप को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इधर साक्षी भी परेशान रहने लगी थी। वह बार बार उससे कहती थी कि कोई भी नौकरी ढूंढकर जल्दी से मुझे अपने साथ लेकर चलो। संदीप भी अपने प्यार को हासिल करने के लिए जल्दी से कुछ करना चाहता था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे पा रही थी। इसी बीच एक दिन साक्षी ने उसे फोन करके कहा कि उसे उससे भी बढ़िया लड़का मिल गया है और वह दोबारा कभी भी उसे फोन करने की कोशिश ना करे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि साक्षी उसके साथ कुछ ऐसा भी करेगी। उसने साक्षी को मनाने की बहुत कोशिश की, उसे कई बार फोन लगाए, लेकिन महीने भर के बाद ही उसका फोन भी बंद था। संदीप में बिल्कुल पागल हो चुका था। उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। वह उदासी की गहराइयों में डूब गया था। वह एक दिन भर घर में पड़ा रहता था और रोता रहता था। उसके माता पिता को उसकी हालत देखकर बहुत चिंता होती थी। संदीप में हमेशा गुमसुम रहता था। देखते ही देखते 5 साल बीत गए थे। एक दिन उसकी माजी ने रोते हुए कहा कि बेटा, तुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं करना है तो कुछ मत कर, लेकिन बस तुम मेरे लिए खुश रहकर मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। संदीप ने कुछ नहीं कहा। एक रात उसकी माँ को हार्ट अटैक आया। अब जाकर संदीप को माँ का ध्यान रखने के लिए खुद को बदलने की जरूरत महसूस हुई। उसने सोचा कि साक्षी जो उसे धोखा दे गई, उसके लिए वह अपने परिवार को कष्ट क्यों पहुंचाए। इसीलिए उसने धीरे धीरे खुद का ध्यान भटकाया, फिर से जीना शुरू किया। वह अपने माता पिता का ध्यान रखने लगा और खुद को व्यस्त रखने के लिए फिर से नौकरी भी ढूंढने लगा। इस बार जल्दी ही उसे दूसरे शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम में मिल गया। साल पर साल उसकी तरक्की होती गई। 5 साल और बीत गए। आज संदीप के पास नए शहर में खुद का घर था, कार थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। एक दिन संदीप ने किसी काम में बैंक पहुंचा था तो कैश काउंटर पर साक्षी को काम करते हुए देखकर वह चौंक गया। साक्षी ने भी उसे देखा तो एक पल को ठहर गई, लेकिन अगले पल फिर से उसने सर झुकाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। संदीप ने देखा इतने सालों में साक्षी का चेहरा जरा भी नहीं बदला था। वह पहले की तरह ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी।
हाँ, लेकिन उसकी मांग में चमकता रहा सिंदूर उसके सुहागन होने का इशारा कर रहा था। लेकिन उसे देखकर उसकी मन कसैला हो उठा। जब उसका नंबर आया तो उसने साक्षी से पूछ लिया, कैसी हो साक्षी, तुम्हें तो मुझसे कोई बेहतरीन मिल गया होगा। साक्षी ने बेरुखी से कहा कि तुम्हें इससे क्या। संदीप का चेहरा उतर गया और वह गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल गया। आज वर्षों बाद साक्षी को देखकर उसके जख्म ताजा हो गए थे। एक दिन संदीप अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में गया हुआ था। वहां उसने देखा कि एक टेबल पर साक्षी लगभग 8 वर्ष के बच्चे के साथ बैठकर खाना खाते हुए बातें कर रही थी। वह लड़का उसे माँ कह रहा पुकार रहा था। 10 सालों के बाद साक्षी को उसके बेटे के साथ हंसते मुस्कुराते देखकर संदीप का तन बदन सुलग उठा और वह आधी पार्टी में से उठकर घर चला गया। रात भर उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। वह सोचने लगा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। साक्षी ने उसके साथ प्यार के कितने वादे किए थे, लेकिन आज वह उसे छोड़कर अपनी नई दुनिया में कितनी प्रसन्न थी और वह यहाँ बेवकूफों की तरह उसकी याद में आंसू बहता। आज उसके मन में साक्षी के प्रति क्रोध की अग्नि भड़क उठी थी। अगले सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने एक फैसला कर लिया था। उसने अपनी माँ जी को बुलाया और कहने लगा कि माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर उसकी माँ जी बहुत खुश हो गई और वह तुरंत ही अपनी अलमारी में से लड़कियों की ढेर सारी फोटो निकाल कर ले आई। संदीप ध्यान से उन लड़कियों की तस्वीर देखने लगा और उसने सोचा कि वह साक्षी से भी ज्यादा सुंदर लड़की को अपनी जीवन संगनी बनाकर साक्षी को दिखा देगा कि वह भी उसके बिना खुश रह सकता है। उसने एक लड़की की फोटो पसंद की और कहा, माँ, मुझे इस लड़की से मिलना है। माँ जी बड़ी खुशी हुई और कहने लगी, इसका नाम अनीता है। मैं अभी इसके घर पर फोन करके बात करती हूँ। माँ जी ने अनीता के पापा मम्मी से बात की और फिर अगले सप्ताह अनीता और संदीप मिलने के लिए कॉफी हाउस पहुंच गए। कॉफी पीते हुए कुछ औपचारिक बातें भी हुई, लेकिन संदीप का ध्यान तो बस साक्षी की यादों में ही उलझा हुआ था। संदीप ने सोचने लगा कि साक्षी के सामने अनीता को लेकर जाता हूँ, फिर मेरी जिंदगी में भी कितनी खूबसूरत लड़की आने वाली है। कॉफी पीने के बाद उसने अनीता से कहा कि मैं इस रिश्ते के बारे में सोचकर बताऊंगा, लेकिन चलो पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अनीता उसके साथ कार में बैठकर घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में ही बैंक पड़ता था। संदीप ने कुछ सोचने के अंदाज में कहा, अनीता, मुझे बैंक में थोड़ा काम है, मेरे साथ 2 मिनट के लिए बैंक में चलो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अनीता को कोई इस बात से ऐतराज नहीं था। जैसे ही अनीता और संदीप ने बैंक में प्रवेश किया तो सामने कुछ ज्यादा ही मुस्कुराकर अनीता से बातें करने लगा, लेकिन साक्षी उस अपनी जगह पर दिखाई नहीं दी तो उसका चेहरा उतर गया। तभी उसने देखा कि साक्षी कैसे काउंटर के बाहर थी, लेकिन उसे देखकर संदीप आसमान से सीधा जमीन पर गिर पड़ा। वह एकदम से चौंक गया। अनीता ने उसे झकझोरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो? संदीप अपना सर झकझोरता हुआ बोला, कुछ नहीं, वह बाद में काम करूंगा। आज उसे इस हालत में देखा था कि उसे देखकर उसका कलेजा फट गया था। साक्षी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। संदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि साक्षी की जिंदगी में क्या से क्या हो गया था। अब वह साक्षी के बारे में जानने को बेचैन हो गया कि आखिर साक्षी की ऐसी हालत कैसे हुई। वह अनीता को घर पहुंचाकर लंच ब्रेक में फिर से बैंक आया। साक्षी खाना खा रही थी। संदीप ने सीधे साक्षी के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, साक्षी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। साक्षी ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। उसकी सहकर्मी रेखा भी उसके साथ ही बैठकर खाना खा रही थी। उसने खड़े होते ही कहा, ए मिस्टर, मेरी सहेली को क्यों परेशान कर रहे हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मेरा नाम रेखा है, मुझे अच्छे अच्छे लोगों को समझाना आता है। साक्षी के रूठे व्यवहारों को देखकर संदीप की आंखों में नमी तैर गई। वह बैंक में कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहां से चुपचाप चला गया।
संदीप ने एकदम से बेचैन सा उठा था। उसे साक्षी के बारे में बहुत कुछ जानना था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन संदीप ने रेखा को बाजार में देखा। वह रेखा के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, सुनो रेखा, मुझे प्लीज बताओ कि साक्षी के साथ ये सब कैसे हुआ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। रेखा उसे डांटते हुए बोली, साक्षी ने तुमसे कहा है ना कि वह तुमसे बात नहीं करना चाहती, फिर तुम उसे चैन से जीने क्यों नहीं देते हो। देखो, उसकी जिंदगी में पहले से ही बहुत सारे दुख हैं, तुम उसे और परेशान ना करो। संदीप ने लगभग गिरते हुए कहा, प्लीज मुझे साक्षी के बारे में सब कुछ बताओ। तुम उसका पीछा करना छोड़ दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसकी सच्चाई क्या है। फिर उसने बताया कि तुम उसे कितना भी प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें पता है साक्षी जिससे प्यार करती है वह पिछले 10 सालों से उससे मिली ही नहीं। फिर भी वह आज तक उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाए हुए है। एक छोटी सी मुलाकात थी, उनकी 4 मुलाकात दिल की गहराइयों से चाहने लगी थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेल लिया, वह उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल गई। उसके अमर प्रेम के आगे तुम्हारा प्रेम कुछ भी नहीं है। साक्षी के प्यार की गहराई का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। एक एक्सीडेंट में साक्षी के पैर नहीं रहे और वह अपने प्यार पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने सारे संपर्क समाप्त कर लिए। उसके पापा भी कुछ सालों के बाद इस दुनिया से चले गए। वह अपनी माँ के साथ रहने लगी। कुछ सालों के बाद उसने अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लिया और उसकी परवरिश में जुट गई। जानते हो उसे बच्चे का नाम उसने शिवा क्यों रखा है? क्योंकि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह सपना देखा था कि वह दोनों अपने बेटे का नाम शिवा ही रखेंगे। यह सुनकर संदीप का सर घूमने लगा। उसने साक्षी और अपने बीच की सारी बातें याद आने लगी कि आखिर तुम्हारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। रेखा की आंखें भी नम थी। उसने संदीप से कहा, देखो तुम उसे और परेशान ना करो, वह पहले से ही बहुत परेशान दुखी है। अपने अनंत प्रेम को भूलकर वह तुम्हारा प्यार कभी नहीं स्वीकार करेगी। संदीप ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि अब तुम्हें साक्षी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी जिंदगी में मैं आ गया हूँ। न जानती हो वह किसके नाम का सिंदूर लगाती है। वह खुशनसीब या यूं कहो बदनसीब इंसान मैं ही हूँ, बल्कि उसके बिना मेरी जिंदगी मुझ पर ही बोझ बन गई थी। रेखा, तुमने मुझे यह सब बताया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष कर लिए हैं। उसके संघर्षों में उसका साथ देकर प्यार निभाने की बारी अब मेरी है। अब तुम देखना, मैं साक्षी की जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं रहेगा। रेखा संदीप की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के भाव झलक उठे थे कि अब साक्षी को उसका प्यार मिल जाएगा। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। हवा में प्यार की खुशबू घुली हुई थी। प्रेमी जोड़ी एक दूसरे को फूल, चॉकलेट, उपहार, प्यार देकर अपने प्रेम का इजहार करने से पीछे नहीं रहे थे। शाम को जब साक्षी बैंक से बाहर निकली तो संदीप उसका इंतजार ही कर रहा था। संदीप को सामने देखकर साक्षी ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उसकी आंखों में नमी उतरी। संदीप उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और घुटने के बल पर जमीन पर बैठकर उसकी हथेली थामकर बोला, साक्षी, मुझे नजर क्यों चुरा रही हो। साक्षी ने उसे हाथ छुड़ाते हुए कहा, संदीप, हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है। हथेलिया में भरकर उसकी गहरी तुम्हारी आंखों में यह नमी किस लिए है। और एक बात बताओ साक्षी, अगर हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर तुम्हारी मांग में यह सिंदूर किसके नाप का है। साक्षी यह प्रश्न सुनकर सकरमगा कर उसका चेहरा देखने लगी और हड़बड़ा कर कहने लगी, तुम्हें इससे क्या। संदीप, मैंने उसके चेहरे के ऊपर उठाते हुए कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपना प्यार स्वीकार क्यों नहीं करती। तुमने मेरे प्यार को इतना कमजोर कैसे समझ लिया कि तुमने एक्सीडेंट होने के बाद मुझे एक बार बताना तक जरूरी नहीं समझा। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था। मैं तुम्हारे बिना एक एक दिन मर कर जी रहा हूँ, सिर्फ इसी इंतजार में कि कहीं तुम मुझे मिल जाओ तो मैं पूछ सकूं कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी
और तुम मिली भी तो त्याग की देवी बनकर। नहीं साक्षी नहीं, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में और आंसू नहीं रहने दूंगा। हम आज ही ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और तुम ऐसे करना मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। यह सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसका गला ढूंढ गया था। उसका प्यार देखकर अब उसे कुछ और कहने की जरूरत नहीं रह गई थी। काफी पलों के बाद उसने धीरे से कहा, संदीप, मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा था कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगी, इसलिए मैंने तुमसे किनारा कर लिया। मैंने सोचा था कि तुमने इतने सालों में मुझे भूल गए होगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर अपनी गृहस्थी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसी खुशी जी रहे होगे। लेकिन तुम आज तक मेरा इंतजार कर रहे थे। यह जानकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। शायद मुझे अपने बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। उसके बाद संदीप कुछ नहीं कहा और साक्षी को अपनी कार में बैठाकर मंदिर लेकर गया। भगवान के सामने उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा और कहने लगा, प्यार से हम जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। पिछली बार तो तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करने के बाद मुझे तुमसे अलग होना पड़ा था, लेकिन आज हमारा प्यार परिपूर्ण हुआ। साक्षी के होठों पर मुस्कुराहट की लंबी सी रेखा खींच गई और संदीप ने उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, सच्चा प्यार बहुत किस्मत से मिलता है, इसीलिए जिसके पास ऐसा प्यार होता है वह इंसान बहुत भाग्यशाली होता है। तो आपको कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।